है, 300 से ज्यादा बॉम्बिंग की जाती है। जून सुबह 4 बजे पहला स्ट्राइक होता है इजराइल की तरफ से, जिसमें 200 से ज्यादा फाइटर जेट का यूज करता है, 100 से ज्यादा टारगेट्स को डिसाइड करता है और 300 से ज्यादा बॉम्बिंग्स की जाती है। और इन सब के बॉम्बिंग्स कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे पहले होता है मिलिट्री बेसिस पे, न्यूक्लियर प्लांट्स और कुछ कॉमन जगह पे। 5 अलग अलग जगहों पे जो बॉम्बिंग की जाती है। इजराइल के द्वारा ईरान पे उनके पावर ग्रिड पे और हैवी वाटर रिएक्टर्स और काफ़ी जगह पे बॉम्बिंग की जाती है, जो आप विजुअल्स में देख सकते हो। और इनके उस पर रिएक्ट करने के बाद सीधा उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि वो सारी यूज करने लायक जैसी नहीं होती। और ये सब करने को खाली एक ही काम कर न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह कर देना। सब चीजों के लिए काफी लोग को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसमें 640 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो ये चीज क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, हर एक चीज समझेंगे। इसमें जो बड़ी मेन जगह थी, जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, मिलिट्री बेसिस हो गया, और वहां पे सारी जगह बॉम्बिंग करके काफी लोगों को मारा जाता है। और काफी जो मिलिट्री के बड़े बड़े लीडर्स थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको सारे लोगों को मार गिराया जाता है, जो एक्चुअल में न्यूक्लियर प्लांट पर कर रहे थे। इजराइल की तरफ से बताया जाता है इस ऑपरेशन का नाम था फाइनल सील्ड। और उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान चुप नहीं बैठता, वो भी उसी दिन हमला करता है उनके मेजर सिटीज पे। तेल अवीव जो इजराइल मेजर सिटी है, वहां पे हमला किया जाता है और कुछ हॉस्पिटल्स की जगह पे हमला किया जाता है, जो आपको विजुअल्स में दिखाई जाएंगे। ये सारी चीजें हमला होने के बाद ये कहानी वही नहीं रुकती, उसके बाद एक दूसरा हमला चलता जाता है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही है, वो एक एक चीज समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सबसे हमला हम हो क्यों रहा है। जनरली स्टार्ट हुआ था ईरान से। ईरान को एक अल्टीमेटम दिया जाता है बाय यूएस गवर्नमेंट कि आप अपने यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद कर दीजिए। दैट मीन्स कि उनके यूरेनियम का एनरिचमेंट ईरान चालू किया था, और जिसको यूएस को लेकर आपत्ति थी, तो उसने सीधा मना किया था कि आप इसका एनरिचमेंट बंद कर दीजिए विद इन 2 मंथ्स। ईरान उस अल्टीमेटम को इग्नोर करता है और अपना एनरिचमेंट जारी रखता है। इन सब चीजों से प्रॉब्लमेटिक होकर ईरान के ऊपर इजराइल हमला करता है। हमले में सबसे पहले इजराइल ईरान पर एक स्ट्राइक करता है, और ये स्ट्राइक बस इसीलिए होती है कि उनके न्यूक्लियर इनरोचमेंट को रोक दिया जाए। अब सबसे पहले आपको न्यूक्लियर इनरोचमेंट समझा दूं, ये प्रोसेस क्या होता है और ये किस लिए हो रहा है। एक्चुअली जो न्यूक्लियर मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर के जो भी वेपन्स बनाए जाते हैं, उनके लिए न्यूक्लियर इनरोचमेंट होता है। इनरोचमेंट इन द सेंस क्या होता है कि न्यूक्लियर में एक पार्ट यूज होता है जिसका नाम होता है यूरेनियम। और जो यूरेनियम अपने नेचुरल प्रोसेस में मिलता है, वो यूरेनियम यूज होता है 235। तो 235 तक लाने के लिए जो प्रोसेस होती है अलग अलग, वो प्रोसेस काफी क्रिटिकल और काफी स्ट्रक्चरल बैलेंसिंग और काफी फाइनेंशियल काफी कॉस्टली होता है। तो वो सारी चीजें करने के लिए एक अच्छा खासा आपको रिसर्च करनी पड़ती है और चीजों को पार्ट वाइज डिफाइन करना पड़ता है। तो उन सब चीजों के लेके अपना यूरेनियम का काम ईरान में चल रहा था, और उस चीज को रोकने के लिए इजराइल स्ट्राइक करता है। एज अ रिपोर्ट से पता चलता है कि 60% एनरिचमेंट ईरान के द्वारा हो चुका था। तो इस क्रिटिकलनेस को लेके अमेरिका और इजराइल को डायरेक्ट थ्रेट समझ में आ रहा था, इसलिए उन्होंने सीधा इसको रोकने के लिए प्लान बनाया, और जिसको उन्होंने अल्टीमेटम दिया ईरान को, और ईरान ने डायरेक्ट उसे इग्नोर किया, और उसके बेसिस पे यहाँ पे हमला किया जाता है। अभी जो पार्ट यूज करेंगे पावर टू पावर, ये भी जानना जरूरी है। अगर फुल फ्लेज वॉर होता है तो किसकी संभावना ज्यादा है जीतने की। तो देखेंगे ईरान के पास जो नंबर ऑफ सोल्जर्स है वो अप्रोक्स 6 लाख है, और सारे बहुत ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल उनके पास, बहुत मिडिल ईस्ट के जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा उनके पास जो मिसाइल्स है वो है ईरान के पास। और काफी सारी चीजें हैं जो ईरान काफी ज्यादा स्ट्रांगली अपोज कर सकता है इजराइल के ऊपर। और उसके अपोज में इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, स्टील जेट है, आयरन डोम है, और काफी सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट जो वर्क करती है। सबसे बड़ी जो इसमें मेन है उनका मोसाद है।
जो उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये वॉर है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। बात करेंगे कौन किसके साथ में है और कौन किसके अपोज में है। तो इजराइल के सब डायरेक्ट सपोर्ट में आता है अमेरिका और मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज जैसे जर्मनी और फ्रांस, ये सारी ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। बट यू डिवाइडेड है, कुछ जगह पे कुछ लोग रिमेन साइलेंट है, अभी कुछ बातें नहीं कर रहे हैं इस चीज को लेके। दूसरी जगह पे है रसिया और चाइना जो अपोज कर रहे हैं इजराइल को और सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, बट ओपनली सपोर्ट नहीं, कोई किसी फ्रंट फुट पे आके अभी तक सपोर्ट नहीं किया है। सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि जो ईरान की हमेशा प्रॉक्सी रही है हिजबुल्लाह, हमास और हौथीस, ये सारे लोग कुछ ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए हैं और ईरान इस जंग में अकेला है और इजराइल भी अभी अकेला ही चल रहा है। अब क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटी भी देखना बहुत जरूरी है। तो अगर पॉसिबल ये है कि ईरान लिमिटेड रिटेलिएशन करके सीज़फायर एक्सेप्ट कर लेता है तो वॉर रुक सकती है। दोनों देश एट्रियसन वॉर में फंस जाते हैं। अगर एट्रियसन वॉर में फंसते हैं तो ये मामला एक बनता है यूक्रेन और रसिया जैसा, छोटे मोटे हमले हमेशा होते रहेंगे और वॉर जैसा ही चलता ही रहेगा। ये काफी भयावह होता है किसी कंट्री को लेके। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो उनके रीजनल प्रॉक्सीज है ईरान की, अगर वो वॉर में आती हैं तो थोड़ी बहुत चेंजेस होने की संभावना है। जो रीजनल प्रॉक्सीज है हमास, हिजबुल्लाह और हौथीस, अगर ये एक्टिव हो जाते हैं तो काफी सारे चेंजेस आपको देखने में मिल जाते हैं, क्योंकि ये ईरान के साथ आते ही वो काफी सारी चीजें उनके साथ में चेंजेस आएगा और इजराइल पे एक अटैक कर सकते हैं जो इन फ्यूचर हमें देखा जा सकता है। पर इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि डायरेक्टली ओपन अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। इन सब में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया है जब यूएस के प्रेसिडेंट ने ओपनली ये चीज बोली है कि यूक्रेन में जितने उनके मिसाइल्स या फिर जो भी मिलिट्री एसोसिएशंस यूज हो रहे थे वो सारे कन्वर्ट करके वो इजराइल साइड लेके आ रहे हैं जो ईरान के लिए है। और इन सब के अपोज में देखा जा रहा है कि रसिया भी ओपनली ये चीज क्लेम कर रहा है कि अगर यूएस इस वॉर में पार्टिसिपेट करता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, ये रसिया का कहना है। और चाइना भी साइलेंटली उनको सपोर्ट कर रहा है। देखा जा रहा है कि चाइना के बहुत सारे जो अलग अलग एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान के एरिया में बार बार आते दिख रहे हैं। देखा जाए तो एक तरफ इजराइल है जो ये बोलता है कि ये एक सेल्फ डिफेंस है, राइट, और जो ईरान है उसका ये कहना है कि ये एक इन्वेजन है। तो लेकिन असली कॉस्ट कौन चुका रहा है? सिविलियंस और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि हर एक कोई भी कंट्री में अगर वॉर होता है तो उसका अल्टीमेट और लास्ट जो चीजें होती हैं वो टैक्स हो गया, जान मान की हानि होगी, हर एक चीज सिविलियन से चुकाता है एज वेल एज जहां तक। और हाँ, एक मैटर ये है कि जो कंट्रीज के मिलिट्रीज और सारी चीजें होती हैं वो भी बहुत बड़ा रोल देती हैं, बट ऐसे वॉर में सबसे ज्यादा जो कॉस्ट होता है, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सिविलियंस का ही पड़ता है। आगे बने रहिएगा साथ में, पहला मेरा वीडियो है, सपोर्ट करिएगा। आगे मैं जरूर हर एक चीज पे ऐसे वीडियो और हर जो करंट अफेयर्स है उसके वीडियो बनाता रहूंगा। हर एक चीज आपको एक एविडेंस के साथ आपके सामने आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।